नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो एकदम अच्छे से चल रही होगी। मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा सेशन जो बेस्ड है सीडीपी पर। इसमें 2011 से लेकर 2024 तक बाल विकास के जितने भी जो क्वेश्चन हैं तो हम वन बाय वन यहाँ पर एनालिसिस करेंगे उसका, है ना। एक एक क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है, किसी क्वेश्चन का पॉजिटिव टर्म क्या होता है, नेगेटिव टर्म क्या होता है, उन सबको हम यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले हैं। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले उस दिन के सेशन में जो एक क्वेश्चन मैं क्लिक नहीं कर पाया था, हम आज उसको सबसे पहले उसको डील करेंगे, उसके बाद फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये था उस दिन का क्वेश्चन जिसमें दिया है सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं द प्रोपेनेंट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग आर। तो इसका आंसर था थॉर्नडाइक। ठीक है, इसका आंसर क्या था? आंसर था थॉर्नडाइक, है ना। थॉर्नडाइक ने ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी को जो है दिया था। लेकिन इसके बाद जितने भी जो थ्योरी है ना, हम यहाँ पर बात कर रहे थे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांतों की। तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं उसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, है ना। इसको दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। इन्होंने जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था। इनका कहना था कि बच्चा जब किसी ऐसी कंडीशन में होता है जहाँ से उसको क्या चाहिए, रिजल्ट, है ना। जब उसको रिजल्ट चाहिए तो फिर वो क्या करता है, लगातार उसके लिए प्रयास करता है। और जब वो प्रयास करता है तो उसके द्वारा क्या होता है, त्रुटि। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा आता है कि वो प्रयास जो है वो कंटिन्यू करता है, जिससे त्रुटियों की संख्या में क्या आती है, कमी। और इसके बाद उसको जो है वांछित परिणाम उसको प्राप्त हो जाता है। और इसके लिए यहाँ पर, है ना, उसके लिए होता है क्या, एक स्टिमुलस। यहाँ पर बच्चे को अगर रिजल्ट क्या चाहिए, ये मान लो जाए एक बच्चा है तो इसको क्या चाहिए, रिजल्ट। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का उद्दीपक, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस, है ना। ये जो विशिष्ट प्रकार का उद्दीपक है वो इस रिजल्ट को पाने के लिए, है ना, उसको क्या करता है, प्रेरित करता है, जिससे वो अपने वांछित जो परिणाम है, जो वांछित रिजल्ट है, उसको क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और थॉर्नडाइक ने अपने इस स्टेटमेंट को, अपने इस सिद्धांत को कैसे प्रूव किया था? बिल्ली, एक बिल्ली थी जो क्या, कैसी थी, भूखी। एक भूखी बिल्ली के ऊपर उन्होंने क्या किया था, प्रयोग। इसको एक पिंजरे में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और इस पिंजरे का जो दरवाजा है ना, वो किसमें खुलता था, यहाँ पर एक लीवर लगा था। ठीक है, इस लीवर की सहायता से इसका जो दरवाजा है वो खुलता था। और इस पिंजरे के बाहर था भोजन। ठीक है, अब बिल्ली को चाहिए खाना, और ये जो खाना है वो इसका पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं। तो बिल्ली को शुरू में जो है पता नहीं है कि ये जो खाना है उसको चाहिए, लेकिन इस खाने तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो कहाँ से होकर जाता है, दरवाजा। और दरवाजा कहाँ से खुलता है, लीवर। तो बिल्ली शुरू में क्या करती है, गुर्राएगी, है ना, थोड़ा सा खींचेगी, खरोचेगी थोड़ा सा। और उसके बाद फिर जब वो लगातार प्रयास करते रहती है, उछल कूद करते रहती है, तो उसका जो पैर है एक बार गलती से इस लीवर में टच हो जाता है, जिसके कारण ये जो लीवर का दरवाजा है वो खुल जाता है। तो यहाँ इनका कहने का मतलब यही है कि जितने बार इसने प्रयास किया, इसके बाद इसने जितने बार प्रयास किया, इसके प्रयासों में इसके प्रयासों के फलस्वरूप इसका जो त्रुटि है ना, यहाँ पर जो एरर है उसमें आया क्या, कमी। और ये जो लीवर है ये है इसका स्टिमुलस। ये क्या है, स्टिमुलस, है ना, जो एक स्पेशल टाइप का स्टिमुलस है जो इसको प्रेरित करता है, किसके लिए, खाने के लिए। ये खाना क्या है, इसका रिजल्ट। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का जो कथन था, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो यही था कि इस कंडीशन में जब बच्चे को क्या चाहिए, कोई रिजल्ट, तो उसके पास एक स्पेशल प्रकार का क्या होता है, स्टिमुलस, जो कि बिल्ली के पास है लीवर के रूप में।
और इस स्टिमुलस के कारण ही वो क्या करती है, अपने पुनर्बलन मतलब रिजल्ट को क्या करती है, प्राप्त करती है, जो उसको एक स्पेशल टाइप का जो है वो रिएक्शन करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है। इसमें दूसरा जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसको दिया था आईपी पॉलो ने। किसने दिया था? आईपी पॉलो। इनका कहना यह था कि बच्चा जब किसी ऐसे कंडीशन में फंसा है जब उसको क्या चाहिए, रिजल्ट। ठीक है, बच्चे को क्या चाहिए जी, रिजल्ट। तो उसके पास जो होता है, उसके पास जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस या उद्दीपन जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है, स्वाभाविक। ठीक है, ये कैसा होता है, स्वाभाविक। और इस स्वाभाविक स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक के कारण बच्चा जो होता है वो स्वाभाविक क्रिया करता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, इनका कहना ये था बच्चा जब किसी ऐसे कंडीशन में फंसा है जहां से उसको क्या चाहिए, रिजल्ट। तो जब वो उसको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उसके पास इसके लिए, इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या होता है, एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है। और इस स्वाभाविक उद्दीपक के कारण बच्चा जो होता है वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को, है ना, एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, है ना। वो सिद्धांत जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, जिसके कारण इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, कुत्ता जो है वो सामान्य रूप से जब भोजन देखता है ना, भोजन देखता है तो फिर वो या तो पूंछ हिलाएगा, या तो उसके मुंह में क्या आएगा, लार। ठीक है, या तो उसके मुंह में क्या आता है, लार आता है। तो इसी चीज का इन्होंने रिसर्च किया था कि जैसे कुत्ता है ना, अब ये जब भी भोजन देखता है तो इसके मुंह में क्या आता है, लार। तो ये जो भोजन है इसके लिए क्या है, एक स्वाभाविक स्टिमुलस है ना, एक स्वाभाविक, एक नेचुरल स्टिमुलस है। और इस नेचुरल स्टिमुलस के कारण, है ना, इसके मुंह में क्या आता है, लार आता है। ये उसका नेचुरल रिएक्शन है। ठीक है, तो इनका कहना यह था कि जब इस नेचुरल रिएक्शन में हम किसी ऐसे स्टिमुलस को जो क्या है, इनइफेक्टिव है, उसको अगर मिला दें तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, इफेक्टिव। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं कि एक कुत्ता क्या है, जब वो भोजन देखता है तो उसके मुंह से क्या आता है, लार। इसी का इन्होंने रिसर्च किया था। तो इनका कहना यह था कि जब इस स्वाभाविक रिएक्शन में जब हम कोई इनइफेक्टिव रिएक्शन को मिला देते हैं तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं इफेक्टिव रिएक्शन, सॉरी, इफेक्टिव स्टिमुलस। और इस इफेक्टिव स्टिमुलस के कारण वो क्या है, स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कुत्ता जो था, है ना, उसके मुंह में क्या लगा दिया, नली, जिसके कारण वो लार को क्या करते थे, एकत्र करते थे। ठीक है, अब कुत्ते को वो जो है वो भोजन दिखाते थे, तब भी उसको मुंह में लार आता था, है ना। कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, कुत्ते को भोजन के साथ साथ भोजन भी दिखाते थे, उसके पास क्या बजाते थे, घंटी। ठीक है, क्या बजाते थे, घंटी। तो ये जो भोजन है ये इसका क्या है, स्वाभाविक, है ना, नेचुरल स्टिमुलस है। घंटी क्या है, इनइफेक्टिव स्टिमुलस है। ठीक है, तो इसके कारण भी कुत्ते के मुंह में क्या आता था, लार आता था। कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, भोजन को हटा दिया और उसके सामने सिर्फ क्या किया, घंटी बजाया, तब भी कुत्ते के, है ना, कुत्ते के मुंह से क्या निकला, लार। ठीक है, तो इनका कहना यही है कि जब हम किसी बच्चे के सामने क्या होता है, एक स्वाभाविक स्टिमुलस होता है, एक नेचुरल स्टिमुलस होता है ना, उसके साथ जब भी कोई इनइफेक्टिव स्टिमुलस को मिला देते हैं तब भी जो बच्चा होता है वो क्या, स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब, इनका जो थ्योरी है वो यही है। या फिर जब हम इसको हटा देते हैं तो ये जो इनइफेक्टिव होता है इसके कारण भी जो है ये ना नेचुरल रिएक्शन देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी जो तीसरी थ्योरी है उसको। तीसरी जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको दिया था स्किनर ने।
स्किनर का कहना ये था कि जब बच्चा किसी ऐसे कंडीशन में है, ठीक है, जहां से उसको क्या चाहिए, रिजल्ट, ठीक है, बच्चे को क्या चाहिए, रिजल्ट, तो इस रिजल्ट तक जाने से पहले बच्चे के पास कोई स्टिमुलस नहीं होता, ठीक है। इनका कहना ये था ट्रायल एंड एरर थ्योरी का कि बच्चे के पास स्पेशल स्टिमुलस होता है जिसके कारण वो स्पेशल रिएक्शन देता है, ठीक है। इनका कहना क्या था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का कि बच्चे के पास एक स्वाभाविक, एक नेचुरल स्टिमुलस होता है जिसके कारण वो नेचुरल रिएक्शन देता है। लेकिन सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में स्किनर का कहना यह है कि बच्चे के पास जो है वो कोई स्टिमुलस नहीं होता, ठीक है। रिजल्ट को पाने के लिए उसको पहले क्या देनी पड़ती है, प्रतिक्रिया, क्या देनी पड़ती है, प्रतिक्रिया, तब जाके उसको जो है वो स्टिमुलस प्राप्त होता है, ठीक है। इन्होंने अपना जो है वो थ्योरी है ना एक कबूतर और चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। इसमें इन्होंने कबूतर को भी एक ऐसे ही पिंजरे में डाल दिया था और इस पिंजरे में जो है ऊपर से खाना आता था, ये है ना, ये ऐसा खाना आता था, तो यहाँ पर एक लीवर रखा था, ठीक है, ये है लीवर। जैसे ही ये लीवर दबता था तो यहाँ से आता था खाना, ठीक है। यहाँ पर उसके है ना इस कबूतर के पास कोई स्टिमुलस नहीं है ना, इसके पास कोई स्टिमुलस नहीं है, याद रखेंगे। इनका कहना ये था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में बच्चे को अगर रिजल्ट चाहिए तो उसको उसके पास कोई स्पेशल टाइप का मतलब ऐसा कोई स्टिमुलस होता नहीं है, उद्दीपक नहीं होता है, उसको इस रिजल्ट तक जाने से पहले खुद से ही क्या देना पड़ता है, प्रतिक्रिया, ठीक है। और चूंकि इसमें बच्चा जो है वो खुद से क्या करता है, कार्य, इसलिए इसको कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। क्या कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या था, स्पेशल स्टिमुलस था, है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था, स्वाभाविक स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस था जिसके कारण नेचुरल रिएक्शन देता था। यहाँ पर कोई जो है वो स्टिमुलस नहीं है, बच्चे को अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, खुद से काम करने पड़ेगा, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। चलिए एक और थ्योरी है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। इनसाइड थ्योरी, है ना, इसको दिया था कोहलर ने, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतः दृष्टि का सिद्धांत, अंतः दृष्टि का सिद्धांत। इनका जो कहना था इनसाइड थ्योरी में, कोहलर इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। इनका कहना सिर्फ ये था कि बच्चा जब किसी ऐसे कंडीशन में आता है, ठीक है, बच्चा जब किसी ऐसे कंडीशन में आता है तो वो है ना उसको क्या चाहिए, जब रिजल्ट, तो वो ज्यादा कुछ नहीं करता, है ना, जो उसकी पुरानी अवधारणा है ना, पुरानी जो अवधारणा है ना, उसमें करता है परिवर्तन, ठीक है। इनका सिर्फ कहना सिर्फ यही था कि बच्चा किसी ऐसे कंडीशन में है जहां से उसको क्या चाहिए, रिजल्ट, है ना, तो इस रिजल्ट तक जाने के लिए वो क्या करता है, अपनी जो पुरानी अवधारणा है उसको उसमें सिर्फ क्या करता है, परिवर्तन, है ना, नई अवधारणा के हिसाब से, ठीक है। तो आज का ये जो है ना, ये जो चारों जो थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको कोई ना कोई थ्योरी या फिर कोई ना कोई इनके जो प्रतिपादन करता है वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, ठीक है। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है। A little girl was being taken for a walk by her father. The girl knew that there was something like a bird, but she had never seen a kite. Seeing the kite, she said, "Look at the bird." Her father said, "It is a kite." This example shows. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन उतना टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, किसकी, बच्ची की। बात किसकी हो रही है, बच्ची की, है ना, बात हो रही है यहाँ पर बच्ची की। बच्ची को सिर्फ इतना पता है कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, ठीक है। बच्ची सिर्फ ये जानती है कि इस दुनिया में चिड़िया जैसी जो उड़ने वाला जो जीव है, जितने भी उड़ने वाले जीव हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, चिड़िया के अंतर्गत, चाहे वो सजीव हैं या निर्जीव हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज है ना, तो बच्ची को सिर्फ ये पता है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं जो उड़ने वाले हैं वो कौन है, चिड़िया। अब उसको ये नहीं पता है ना, क्योंकि उसने परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था, ठीक है। उसने पतंग कभी नहीं देखा है ना। उसको सिर्फ ये पता है कि जितने भी उड़ने वाली जो चीजें हैं वो क्या है,
चिड़िया हैं, उसने पतंग को नहीं देखा। लेकिन जब वो कभी अपने पापा के साथ घूमने जाती है तो पतंग को देखकर, वो कॉमन चीज़ है, पतंग उसने देखा नहीं है कभी, और उसको सिर्फ ये पता है कि जितने भी चीज़ें जो उड़ रही है वो क्या है, चिड़िया हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, चिड़िया को पतंग को क्या बोलेगी, चिड़िया। तो वो क्या बोलती है ना, इस पतंग को देखकर वो क्या बोलती है, चिड़िया को तो देखो, है ना। तब उसके पिता कहते हैं कि ये क्या है, एक पतंग है ना। तो ये एग्जाम्पल क्या दिखाता है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सम्मिलन की। सम्मिलन, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। एक ऐसी अवस्था है, एसिमिलेशन क्या है, एक ऐसी अवस्था है बच्चे की जिसमें बच्चा जो है अपनी पूर्व जो अवधारणाएं हैं, जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं, है ना, पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं, पहले के जो अवधारणा है ना, उसमें मिक्स कर देता है किसको, नई अवधारणा को, ठीक है। एसिमिलेशन या इसी को बोलते हैं आत्मसातीकरण, ठीक है। आत्मसातीकरण इसी को बोलते हैं कि बच्चे के पास जो पहले की अवधारणा होती है, ठीक है, उसमें वो जो नई अवधारणा है उसको क्या कर देता है, मिक्स कर देता है ना। तो ये जो है पहली की अवधारणा और इसमें नई अवधारणा को जब वो क्या कर देगा, मिक्स कर देगा, ये जो है कहलाता है क्या, आत्मसातीकरण, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। दूसरा है एकोमोडेशन, समायोजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब होता है दोस्तों, जो पहले की अवधारणा है ना, पहले की जो अवधारणा है उसमें बच्चा, मतलब पुरानी जो अवधारणा है उसमें नई अवधारणा के हिसाब से क्या करता है, परिवर्तन, क्या करता है, परिवर्तन, ठीक है। इसमें जब क्या करता है वो, परिवर्तन, ठीक है। बच्चे के पास पहले से जो कॉन्सेप्ट हैं, है ना, उसमें जो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं उसके हिसाब से वो जो पहले के, मतलब उसके जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उसमें वो क्या करता है, परिवर्तन। वो जो कंडीशन है वो कहलाता है एकोमोडेशन या समायोजन, ठीक है। तीसरा एक इसमें दिया है संरक्षण। चलिए संरक्षण क्या है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, कंजर्वेशन, है ना। कंजर्वेशन क्या है कि मान लो जाए ये 5 किलो का कोई टुकड़ा है, ठीक है, 5 किलो का कोई किसी लोहे का टुकड़ा है, इसको अगर हम ऐसे 5 पार्ट करते हैं, ठीक है, और इसके बाद किसी बच्चे को पूछते हैं ये इसका जो है आपस में इसको अगर मिलाएंगे तो इसका वेट क्या होगा, तो वो बच्चा बोलेगा इसका वेट जो होगा वो कितना होगा, 5 किलो। ये जो कंडीशन है ये कहलाता है संरक्षण, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में वापस जाते हैं, देखते हैं। बच्ची को सिर्फ क्या पता है कि उड़ने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, चिड़िया। उड़ने वाले जो जितने भी जीव होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, चिड़िया के अंतर्गत। मतलब बच्ची का जो पुरानी अवधारणा है, ठीक है, पुरानी अवधारणा क्या है कि उड़ने वाले जितने भी जीव हैं वो क्या है, चिड़िया के रूप में होते हैं। मतलब ये चिड़िया, उसकी पुरानी अवधारणा की ये चिड़िया वही है जो जितने भी जीव हैं वो उड़ते हैं। अब उस नई जो अवधारणा क्या है, पतंग। नई अवधारणा क्या है, पतंग, ये है नई अवधारणा। और इसमें ये जो बच्ची है इस पतंग को देखकर ये बोलती है कि ये क्या है, चिड़िया है। मतलब पुरानी अवधारणा में इसने क्या किया, अपनी नई अवधारणा को मिला दिया, ठीक है। है ना, बच्ची को सिर्फ इतना पता है कि जो उड़ने वाली जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, चिड़िया है। ये हो गया इसका पुरानी अवधारणा, ठीक है। और पतंग जो हो गया वो हो गया नई अवधारणा। तो जब ये पतंग को देखती है तो ये क्या बोलती है कि ये क्या है, चिड़िया है। तो इसने पुरानी नई जो अवधारणा है उसको किस में मिला दिया, पुरानी अवधारणा में, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है सम्मिलन। इसके बाद इसके जो पिताजी हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो पतंग है वो क्या है, सॉरी इसको जो क्या बोलते हैं, पतंग, ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, पतंग। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समायोजन, कि वो जब इसको देखेगी और उसके जब पापा बताएंगे कि हाँ ये जो सभी उड़ने वाले जो जीव हैं वो चिड़िया नहीं होते, बल्कि तुम जो देख रही हो उसको क्या बोलते हैं, पतंग। तो जब वो इसको अलग से, जब एक नया कॉन्सेप्ट अपने मन के अंदर लाएगी
कि सिर्फ उड़ने वाला जो जितने भी जीव हैं वो चिड़िया बस नहीं होते, है ना, इसको पतंग कहते हैं, तो उसको कहेंगे समायोजन। क्यों? क्योंकि वो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट जो है बना रही है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी? बच्ची की, है ना। ये क्या कर रही है? पहले सबसे पहले पुरानी अवधारणा जो है उसमें नई अवधारणा को क्या कर रही है? मिक्स कर दे रही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या? सम्मिलन। आया समझ में? क्या होगा? सम्मिलन। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर हैज डिस्क्राइब्ड ऑल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एक्सेप्ट वन। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। इसमें उन्होंने बताया, है ना, 7 अलग अलग प्रकार के जो है मुख्य बुद्धि बताए हैं, और उसमें उन्होंने उसके बाद 7 मुख्य बुद्धि के बाद 2 और बुद्धि को ऐड किया है। ठीक है, उन्होंने टोटल किसी इंसान के अंदर 9 बुद्धि बताए हैं। तो उसमें कौन कौन सा है उसको चले सबसे पहले इसको देख लेते हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि भाषा भी एक बुद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर आया है वर्ड सृजनात्मकता। हमको पता है सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? नयापन। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी जो है वो क्या है ना, ये बुद्धि का एक प्रकार नहीं है बल्कि ये बुद्धि का एक पार्ट है। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट में होता है। ठीक है, एक राइट पार्ट में और एक लेफ्ट पार्ट में। हमारा जो ब्रेन का लेफ्ट जो पार्ट होता है वो हमारे शरीर के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट पार्ट है वो शरीर के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, किस भी बच्चे का जो लेफ्ट पार्ट है वो, है ना, वो क्या होता है? लॉजिकल, है ना, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लॉजिकल। और जो राइट पार्ट होता है वो होता है क्रिएटिव। क्या होता है वो? क्रिएटिव। ठीक है, तो यह सृजनात्मकता जो है वो बुद्धि का एक प्रकार नहीं है बल्कि वो बुद्धि का क्या है? एक भाग है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया था अंतर व्यक्तिक कौशल और अंतः व्यक्तिक कौशल। ठीक है, तो ये और ये तीनों तो बुद्धि का पार्ट हैं, लेकिन ये जो है बुद्धि का पार्ट नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये बुद्धि का प्रकार नहीं है ना, ये बुद्धि का क्या है? एक भाग है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सृजनात्मक। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, इन्होंने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, इसमें इन्होंने बुद्धि के जो है 7 मुख्य, है ना, 7 मुख्य प्रकार बताए थे। सबसे पहला था इंटरपर्सनल सेल्फ। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया था इंटरपर्सनल अदर। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया था बॉडी काइनेस्थेटिक, ठीक है, चौथा इन्होंने बताया था क्या? स्पाशियल। ठीक है, एक उन्होंने बताया था क्या? लिंग्विस्टिक, है ना, एक बताया था म्यूजिकल। ठीक है, और 7वां जो है वो मुख्य प्रकार बताया था मैथमेटिकल। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने 2 और प्रकार जोड़े थे जो कि मुख्य नहीं थे। इसमें पहला था एग्जिस्टेंशियलिस्टिक। ठीक है, और एक जोड़ा था नेचुरलिस्टिक। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बुद्धि के जो है वो 7 प्रकार बताए थे। व्यक्तिगत स्व, इंटरपर्सनल अदर मतलब व्यक्तिगत अन्य, बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब होता है शारीरिक गतिक, स्पाशियल का मतलब होता है स्थानिक। ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, म्यूजिकल का मतलब होता है सांगीतिक, है ना, सांगीतिक, और मैथमेटिकल का मतलब होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक का मतलब होता है अस्तित्ववादी। ठीक है, और नेचुरलिस्टिक का मतलब होता है प्रकृतिवादी।
तो उनके हिसाब से ये जो जितने भी प्रकार हैं वो बुद्धि के पाए जाते हैं। और जिस बच्चे में है ना जो बुद्धि ज़्यादा डेवलप होती है बच्चा उसके हिसाब से आगे डेवलप होता है। जैसे अगर किसी बच्चे की ये बुद्धि बॉडी काइनेस्थेटिक अगर आगे चल के क्या है ज़्यादा डेवलप हो रही है तो उसके चांसेस क्या हैं, वो एक अच्छा एथलीट बनेगा या तो एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा। ठीक है। अगर कोई बच्चा है अगर वो उसकी म्यूजिकल जो माइंड है वो ज़्यादा अगर डेवलप है तो आगे वो क्या बनेगा, है ना, एक अच्छा संगीतकार बनेगा, एक अच्छा गायक बन सकता है या एक अच्छा वादक बन सकता है। ठीक है। और अगर ये है ना इसको बोलते हैं अस्तित्ववादी और इसको बोलते हैं प्रकृतिवादी। अगर कोई है ना इसकी जो है वो नेचुरलिस्टिक अगर बुद्धि जो है वो ज़्यादा डेवलप है तो क्या बनेगा, एक किसान बनेगा, प्रकृति प्रेमी बनेगा। ठीक वैसे ही अगर किसी का ये जो है लिंग्विस्टिक अगर भाषाई बुद्धि जो है वो ज़्यादा क्या है डेवलप होती है तो फिर वो आगे चल के क्या बनेगा, एक अच्छा वक्ता बनेगा। ठीक है। एक अच्छा नेता बनेगा, एक अच्छा जो है टीचर बन सकता है। ठीक है। तो ये था हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जिसमें उन्होंने 7 मुख्य प्रकार बताए हैं, उसके बाद फिर 2 अन्य प्रकार को क्या था जोड़ा था। तो टोटल इनके हिसाब से 9 जो है बुद्धि के प्रकार होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर क्या करता है, चिंतन। ठीक है। अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। अकॉर्डिंग टू द पीरियड एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल। चलिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना, मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया है पियाजे ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, है ना, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए हैं जिसके 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है ना। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है जिसके 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। ये जन्म से लेकर 2 ईयर तक की जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है। दूसरी जो अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तीसरा जो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, कॉन्क्रीट, ये न्यूमेरिकल नहीं है ये ऑपरेशनल है एक्चुअल में, सॉरी यहाँ पर ये संख्यात्मक हो गया है, ये संक्रियात्मक है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और एक लास्ट होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो जो बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में रहता है वो क्या करता है, शुरू में, है ना, चीज़ों को पकड़ना है, चीज़ों को पहचानना है ना, चीज़ों को जो वो क्या होता है उसके अंदर नैतिकता जो है बिल्कुल नहीं होती, क्या होता है, डिपेंडेंट होता है ना, डिपेंड होता है किसी दूसरे के ऊपर। ठीक है। तो ये तो जो है वो ऐसा कोई अमूर्त, है ना, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अमूर्त स्तर पर। ठीक है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अमूर्त स्तर पर। क्या करता है, चिंतन, क्या करता है, बौद्धिक क्रियाएं, और क्या करता है, समस्या समाधान। ठीक है। तो जो 2 साल का बच्चा है वो इस वाले स्टेज में आता ही नहीं है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है ना इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज को, विद्यालय के पूर्व की आयु। ठीक है। यहाँ पर बच्चा जो होता है वो अतार्किक ज़्यादा होता है, आप कोई भी जो क्वेश्चन करोगे उसका जो है वो लॉजिकल कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बच्चा है वो अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, है ना। इसके बाद फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो सामने जो चीज़ें हैं, है ना, उसके बारे में जवाब तो दे सकता है लेकिन एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसके बारे में वो जवाब नहीं दे सकता। दूसरी बात, अगर किसी चीज़ को उसने नहीं देखा है तो उसके बारे में वो थिंकिंग नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लास्ट एक होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना, इसी को बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी का दूसरा नाम क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये वो अवस्था है जहाँ पर बालक, है ना, तर्क करता है, चिंतन करता है ना, और अमूर्त रूप से जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, जो विषय वस्तु उसके सामने नहीं है, उसके बारे में भी वो क्या कर सकता है, चिंतन। ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, अमूर्त स्तर पर चिंतन करता है, बौद्धिक क्रियाएं करता है और समस्या समाधान करता है। वो कौन सी अवस्था में करता है, वो आएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। चलिए
आगे बढ़ें हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सीखना जो है वो स्थायी होता है? ठीक है, विच लर्निंग इज परमानेंट। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सीखने की। ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए? स्थायी। ठीक है, सीखना स्थायी होता है, मतलब बात हो रही है किसकी? सीखने की। और कैसा होना चाहिए? वो परमानेंट होनी चाहिए, है ना। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, रोट लर्निंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग या बाई सीइंग, है ना। तो कैसे सीखेगा किसी विषय वस्तु को कि वो जो है वो जो विषय वस्तु उसकी मेमोरी में पूरी तरह फिट बैठ जाए, लंबे समय तक रहे। स्थायी परमानेंट का मतलब यहाँ पर वही है कि लंबे समय तक जो है उसकी मेमोरी में वो जो विषय वस्तु है वो रहना चाहिए। तो वो कैसे सीखेगा? तो यहाँ पर ये जो रटकर, है ना, ये पूरी तरह क्या है? टैग वर्ड है। टैग वर्ड मैं जब भी आपको बोलूँ तो टैग वर्ड जो होते हैं वो नेगेटिव वर्ड होते हैं सीडीपी में, जिसको आपको अगर वो किसी भी ऑप्शन में आए तो उसको आपको लेना ही नहीं है, उसको सिरे से क्या कर देना है? काट देना है। ठीक है, जैसे रटकर हो गया, उस दिन बताया था डिफरेंशिएशन, क्लासिफिकेशन, ये क्या है? टैग वर्ड्स हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं। ये जब भी कहीं पर देखें, है ना, जब भी कहीं पर दिखे तो इसको क्या कर देना है? सिरे से काट देना है। सुनकर जो है वो बच्चा किसी चीज को सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है ना, लेकिन वो क्या परमानेंट रहेगा? अगर बच्चा किसी चीज को सुन के सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है, लेकिन क्या उसके जो है वो मेमोरी में वो परमानेंटली रहेगा? क्या नहीं, ज्यादा लंबे समय तक ये जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है समझकर, है ना, अंडरस्टैंडिंग, बाई अंडरस्टैंडिंग। तो समझकर सीखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं से करके सीखना। भाई उसको किसी विषय वस्तु के बारे में जानना है, किसी विषय वस्तु के बारे में सीखना है ना, तो पहले उस काम को क्या करेगा? स्वयं से करेगा। बच्चा जब किसी काम को स्वयं से करने लगता है तो उसके बारे में वो जो है वो ज़्यादा अच्छे से जान पाएगा, है ना, और ज़्यादा अच्छे से जान पाएगा तो वो जो चीज़ें हैं उसकी मेमोरी में लंबे समय तक रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ आएगा। देख कर भी वो किसी चीज़ को सीख सकता है, जैसे सुनकर किसी चीज़ को सीख सकता है, देख कर भी वो किसी चीज़ को सीख सकता है, लेकिन यहाँ पर बात किसी हो रही है? स्थायी, है ना, परमानेंट। परमानेंट जो है वो विषय वस्तु उसके अंदर रहना चाहिए। तो वो कैसे, है ना, कैसे सीखेगा? तो इसमें जो है रट कर ये तो आएगा ही नहीं, सुनकर जो आएगा सीखेगा जरूर, देखकर भी जरूर सीखेगा, लेकिन समझकर जो सीखेगा वो जो है उसके मेमोरी में लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से क्या करना लगता है? हाँ, अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? A 13-year-old child starts quarreling with his elders over trivial matters and always tries to prove himself right. In which stage of development is he? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके जो आंसर हैं उस क्वेश्चन में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? एक 13 वर्षीय बालक की। इसके एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया था, जो 0 से 2 साल की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? शैशवावस्था, इन्फेंसी जिसको बोलते हैं, शैशवावस्था। ठीक है, 2 से 6 साल की जो अवस्था होती है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है वो कैसी है? उत्तर बाल्यावस्था। और 12 से 18 साल की जो अवस्था होती है ये आता है किशोरावस्था। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? 13 वर्षीय, तो ये किसके किसके बीच में आएगा? 12 से 18 के बीच में। ठीक है, और 12 से 18 के बीच की जो अवस्था क्या कहलाएगी? किशोरावस्था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? किशोरावस्था, है ना। बाल्यावस्था 2 टाइप का होता है, एक प्रारंभिक और एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में क्या बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन? ठीक है,
फिर से आ गया ये सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मक सृजन करना, है ना, किसी चीज़ का, किसी विषय वस्तु का क्या सृजन करना, मतलब निर्माण करना, नया बनाना, ठीक है। लेकिन जब ये टर्म यूज़ हो किसमें, सीडीपी में, बाल विकास में, जब सृजनात्मकता शब्द का हम जो है यूज़ करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, क्या, कि बच्चे के अंदर जो है वो नए नए विचार उत्पन्न करना, है ना, बच्चे के अंदर जो है नई नई जो अवधारणा है उसको बनाना, ठीक है। सृजनात्मकता का मतलब है ना नई जो अवधारणा है, नई अवधारणा, है ना, या नए विचार जो है वो उत्पन्न करना। अब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में क्या बच्चों के सृजनात्मकता है, ये मकता, है ना, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है ना, नहीं है मतलब क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर कोई क्वेश्चन है ना जिसमें ऐसा कोई वर्ड आता है तो क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव, और उसका जो ऑप्शन भी क्या होगा, वो नेगेटिव सेंस ही देगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो हमको नेगेटिव सेंस दे रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है खेल, है ना, बच्चे जब आपस में गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, बच्चे जब आपस में क्या करेंगे, गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या उनके मस्तिष्क में, क्या उनके ब्रेन में, है ना, नए नए जो कॉन्सेप्ट है, नए नए विचार उत्पन्न होंगे। अगर बच्चे आपस में, है ना, खेल खेल रहे हैं तो क्या वो आपस में क्या करेंगे, उनके दिमाग में आएगा कि हाँ ये जो है नए नए जो अवधारणा है, नई नई जो विचार हैं, क्या उनके दिमाग में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो ये तो जो है वो पॉजिटिव वे में आंसर दे रहा है ना। दूसरा जो ऑप्शन है स्पीच, भाषण देना मतलब क्या है ना, या तो किसी चीज़ को रट कर दूसरों के सामने परोसना, है ना, भाषण दोगे मतलब आप क्या करोगे कि भाई एक पेज है उसको मैं रटूंगा और उसके बाद फिर उसको दूसरे के सामने परोसूंगा, या तो मेरे पास एक पेज है मैं उसको देखूंगा और दूसरों के सामने उसको पढ़ते जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हमारे जो है, सॉरी माफ कीजिए, बच्चे के दिमाग में क्या कोई नई अवधारणा या फिर नए जो विचार आ रहे हैं, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि वो सीधा सीधा उसको देख के बोल रहा है या तो रट के बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, क्या, नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है, कहानी लेखन। कहानी लेखन में भी दोस्तों अगर हम कोई, है ना, कक्षा है, मान लो जाए कोई कक्षा है और उसके 5 बच्चों को मैं किसी विषय वस्तु पर क्या देता हूँ, कहानी लिखने को देता हूँ और बोलता हूँ कि ये आपको लिख के लाना है 10 लाइन, ठीक है। मैं किसी कक्षा में 5 बच्चों को उठाता हूँ और उनको एक विषय वस्तु देता हूँ और उसमें उनको क्या बोलता हूँ कि आपको इसमें कहानी लिख के लाना है कम से कम 10 लाइन। तो क्या वो 5 बच्चों के जो 10 लाइन है वो आपस में सेम सेम होंगे, क्या, नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है कि जो बच्चे हैं, है ना, वो सभी उस एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, पेश करेंगे। सबका मंजिल एक ही है भले, लेकिन कहानी जो कहने का तरीका है, कहानी जो लिखने का जो तरीका है वो अलग होगा। तो यहाँ पर भी ये जो बात कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। और देखिए ये चौथा जो टर्म है वो तो ऑटोमेटिक किसकी बात कर रहा है, निर्माण करना, है ना, और सृजनात्मकता का मतलब क्या है, नया निर्माण करना, नया सृजन करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है, ये है भाषण, और यही क्या है हमारा आज का आंसर, ठीक है। चलिए, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन, है ना, मैंने 4 जो लर्निंग थ्योरीज बताई थी उसमें ये एक और ऑप्शन है ना। दूसरा जो सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, ये किसने दिया था, आईपी पॉलो ने, ठीक है। इसके पहले ही मैं जो है इसको पूरा डिटेल स्टार्टिंग में कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। मेंटल रिटर्डेशन कॉज्ड ड्यू टू इंजरी एट द टाइम ऑफ बर्थ और फोटल डैमेज इज कॉल्ड, है ना, जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आया है, टर्म मानसिक मंदता आया है, टर्म मानसिक मंदता। मंदता जो होती है वो कमी, मंद होना मतलब मंद बुद्धि है, मतलब सामान्य से क्या है, कम, है ना, मंद बुद्धि मतलब सामान्य से कम है। उसका जो कंडीशन है आईक्यू जो है वो सामान्य से कम है, मतलब वो क्या है, मंद बुद्धि है। तो मानसिक मंदता की बात हो रही है, मतलब किसी बच्चे की क्या है, एक ऐसी अवस्था जिसमें उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है ना, चाहे वो तर्क करने की क्षमता हो, चाहे वो सोचने की क्षमता हो, किसी चीज़ को समझने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, औसत से कम, ठीक है। मानसिक मंदता एक ऐसी अवस्था जिसमें बौद्धिक जो क्षमता होती है बालक की वो कैसी होती है, औसत से कम होती है ना। चाहे वो सोचने की क्षमता हो, चाहे वो समझने की क्षमता हो, है ना, चाहे किसी चीज़ को याद मतलब करने की क्षमता हो, या समझने की या पकड़ने की जो क्षमता हो, कैच करने की जो क्षमता है वो क्या है, औसत से कम है, वो कहलाता है मानसिक मंदता।
मंद, ठीक है। मंद का मतलब क्या होता है? कम। औसत से क्या है? मंद का मतलब औसत से क्या है? कम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सबसे पहले जैविक मंदता, ठीक है। जैविक मंदता मतलब जन्म के समय जो मंदता, जन्म के समय जो मंदता आती है वो कहलाती है जैविक मंदता, ठीक है। पारिवारिक मंदता मतलब परिवार में अगर कोई क्लेश है ना, जिसके कारण बच्चे के विकास पर क्या पड़ रहा है? बुरा असर, है ना, तो ये आता है पारिवारिक मंदता, ठीक है। आकस्मिक मंदता क्या है? दुर्घटना हो गया बच्चे के साथ, है ना, और उस दुर्घटना के कारण बच्चे के दिमाग पर क्या है? वो इफेक्ट, है ना, वो जो है बुरा इफेक्ट पड़ गया, तो उसके कारण जो मंदता आएगी, है ना, जो रिटार्डेशन आएगी वो कहलाएगी आकस्मिक मंदता, ठीक है। चिकित्सा मंदता मतलब बच्चा किसी रोग से ग्रसित है और उस रोग के कारण उसके विकास में क्या पड़ रहा है? असर, है ना, उसकी बुद्धि पर असर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में है ना, तब क्या होता है? उसको क्षति पहुंचती है ना, फोटल डैमेज जो होता है उसके कारण उसके जो है दिमाग पर, है ना, असर पड़ता है ना, उसका जो विकास, है ना, उसके विकास पर, उसकी बुद्धि पर असर पड़ता है, वो क्या कहलाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? जैविक मंदता मतलब जन्म के समय की जो मंदता है ना, तो ये जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक रिटार्डेशन। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके जो चारों ऑप्शन है वो अलग अलग टर्म, है ना, बहुत अच्छे अच्छे टर्म को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं उन सब में, है ना। सबसे पहले जो क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता, ठीक है, अधिगम विकलांगता, है ना, क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। ये क्या है? एक, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चा जो है किसी शब्द को पढ़ने में, है ना, किसी शब्द को समझने में, लिखने में, है ना, गणितीय कैलकुलेशन, है ना, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में क्या होता है? अक्षम होता है। अक्षम होता है मतलब कैपेबल होता ही नहीं है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब एक ऐसी अवस्था, मतलब ये जो क्या होता है? ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा किसी शब्द को पढ़ने में या उस शब्द को समझने में या उस शब्द को लिखने में या फिर जो सामाजिक कौशल होता है उसको करने में या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में क्या होता है? अक्षम होता है ना, सक्षम नहीं होता है, वो आता है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी में, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पर पेज नहीं है, मैं यहीं पर बताता हूँ, है ना। इसके जो टाइप्स हैं क्या हैं? सबसे पहले आता है अफेजिया, है ना, इसी को कहते हैं डिसफेजिया, ठीक है। एक होता है डिसलेक्सिया, ठीक है। एक होता है डिसग्राफिया, ठीक है। ये एक, दो, तीन, है ना। एक होता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है। और एक और होता है डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अफेजिया या डिस्फेजिया, ठीक है, बच्चा जो है वो शब्दों को क्या है? समझ नहीं पाता है, ठीक है। अफेजिया डिफेजिया में क्या करते हैं, जो सॉरी बच्चा जो है वो क्या है? शब्दों को सही से क्या समझ ही नहीं पाता है, ठीक है। तो वो जो विकार है ना, जो डिसेबिलिटी है वो क्या कहलाती है? अफेजिया। डिसलेक्सिया को बोलते हैं पठन वैकल्य, पठन वैकल्य हिंदी में, या फिर पठन विकार, क्या बोलते हैं इसको? पठन वैकल्य या पठन विकार। बच्चा जो है वो जो दो शब्द हैं जैसे पी हो गया, क्यू हो गया, है ना, उनमें वो जो अंदर ढूंढ ही नहीं पाता, तो इस टाइप का जो है उसको बोल नहीं पाता वो, ठीक है। पठन वैकल्य, उसको पढ़ने में जो है, पठन वैकल्य मतलब पढ़ने में क्या है? सक्षम नहीं होता, है ना। तो ये जो डिसेबिलिटी है वो कहलाती है डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया मतलब
ये जो है बच्चा पढ़ तो लेता है, समझ तो लेता है, लेकिन पेन पकड़ने में जब बच्चे को दिक्कत होती है ना, वो जो डिसेबिलिटी है वो कहलाती है डिस्ग्राफिया। क्या कहलाती है? डिस्ग्राफिया। एक है डिसकैलकुलिया। जब बच्चे को मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेज हैं है ना, जो कैलकुलेशन है उसको करने में जब उसको दिक्कत आती है ना, जो जितने भी दिक्कत हैं, तो वो जो डिसेबिलिटी है वो आती है डिसकैलकुलिया में। ठीक है। और एक है डिस्प्रैक्सिया, मतलब सामाजिक कौशल से जुड़ी हुई अक्षमता। ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा जो है वो अपनी टाई नहीं बांध पाएगा है ना, जो है चेन नहीं लगा पाएगा। तो इस प्रकार का जो विकार है ना, इस प्रकार की जो डिसेबिलिटी है वो आती है डिस्प्रैक्सिया, वो कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। और इसमें पहला जो हमारा ऑप्शन है वो दिया है मानसिक मंदता। इसके पहले ही ये क्वेश्चन आया था, मानसिक मंदता मतलब मैंने क्या बताया था, बौद्धिक क्षमता जो है वो सामान्य से कम होना। ठीक है। यहाँ पर ये क्या विशिष्ट अधिगम विकलांगता का बात कर रहा है, तो ये जो मानसिक मंदता है वो तो खुद एक अवस्था है। ठीक है। बौद्धिक जो क्षमता है वो क्या है, कम है, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या आ गया, पठन वैकल्य जिसको बोलते हैं है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी में है ना, तो ये जो है विशिष्ट अधिगम विकलांगता का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है। एक आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं ADAH। ठीक है। ये क्या है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा है ना, ये जो है वो तंत्रिका बच्चे के नर्वस ठीक है, बच्चे की नर्वस सिस्टम के विकास से जुड़ी हुई विकलांगता है ना, या फिर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, बच्चे के नर्वस सिस्टम मतलब जो उसका तंत्रिका तंत्र है उसके विकास से संबंधित जो डिसऑर्डर है वो कहलाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो एक जगह क्या है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता। ठीक है। बच्चे को यहाँ पर दिया ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, मतलब बच्चा जो है वो एक ही जगह क्या नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप बच्चे को किसी भी जगह अगर आधे घंटे तक बैठा के रखोगे तो उसको एकदम बेचैनी होने लगेगी है ना, बच्चा जो है वो लगातार उछल कूद करते रहता है, एक जगह शांत रूप से वो नहीं बैठ सकता, या फिर एक ही जगह वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। वो जो कंडीशन है वो क्या कहलाता है, ADAH। ठीक है। इसके बाद फिर आता है ऑटिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वलीनता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या है, खुद में ही खोया रहता है। ठीक है। इसमें हिंदी में साफ साफ समझ में आ रहा है, स्वलीनता, स्व का मतलब स्वयं में, लीनता है ना, मतलब वो क्या है, खोया हुआ है। तो ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा क्या है, खुद में क्या है, लीन है, खुद में खोया हुआ है ना, बाहरी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं है, बाहरी जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसके वो जो है नहीं होते, तो वो कंडीशन कहलाती है स्वलीनता। ठीक है। तो इसमें जो है पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, तो इसमें क्या मानसिक मंदता आएगी, नहीं, डिसलेक्सिया जो है वो सही ऑप्शन है। और ये क्या है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। और स्वलीनता जो बालक है खुद से जुड़ा है ना, खुद में ही खोया हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है ना, गलत है। हमारा सही ऑप्शन क्या है, डिसलेक्सिया। क्या है, विशिष्ट अधिगम विकलांगता, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खाली स्थान का विकास है ना। फ्रोबेल्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। ठीक है। फ्रोबेल जाने माने शिक्षा शास्त्र है ना, मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने किंडरगार्टन वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। फ्रोबेल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, किंडरगार्टन वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ना कि व्यावसायिक स्कूल वाला, ना कि पब्लिक स्कूल वाला, ना कि लैटिन स्कूल वाला। किंडरगार्टन जो कॉन्सेप्ट था इसमें बच्चों को खेल गीतों के माध्यम से, ठीक है, खेल गीत और पुरस्कारों के माध्यम से क्या है, वो सिखाया जाता था। ठीक है। तो इनका जो ऑप्शन है हमारा जो सी, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, किंडरगार्टन। चलिए निम्नलिखित में संश्लेषण का क्या उदाहरण है ना, संश्लेषण का उदाहरण है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस
यहाँ पर सिंथेसिस, यहाँ पर देखिए यही जो टर्म है वो एक अलग नाम से आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संरचना। ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन आया था ना जिसमें, है ना, संरचना या फिर जो नयापन। ठीक है, इसको ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा के दे दिया है ना, घुमा के मतलब कि ये जो शब्द है ये शब्द ही चेंज कर दिया है। ठीक है, तो संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब क्या है कि नए विचार, है ना, जो मतलब अगर नॉर्मल वे में यूज करें तो संश्लेषण का मतलब क्या होता है, बनाना, है ना, निर्माण करना। टीडीपी में क्या है, नए विचारों की उत्पत्ति। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। संश्लेषण का उदाहरण क्या है, मतलब इन चारों टर्म हैं, इन चारों में ऐसा कौन सा टर्म है या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है, संश्लेषण हो रहा है बच्चे, है ना, या मतलब या फिर बच्चे के विचार, बच्चे के जो है मन में नए नए विचार, है ना, उत्पन्न होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले निबंध लिखना। अब किसी बच्चे को मैं बोल दिया गाय के ऊपर निबंध लिखना है ना, गाय के ऊपर अगर निबंध लिखना है तो क्या करेगा, गाय के दो पैर, गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आँख होते हैं, 2 सींग होते हैं, 1 पूंछ होते हैं। तो ये क्या, यहाँ पर बच्चे के मन में कुछ नया एक्टिविटी हो रहा है क्या, उसके मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में कुछ नई नई जो बातें हैं वो आ रही हैं क्या, नहीं आ रही है, क्योंकि वो जो देख रहा है वो क्या कर रहा है, वही लिख रहा है। तो फिर ये जो निबंध लिखना है ये क्या है, रॉन्ग आंसर। ठीक है, भाषण देना, इसके पहले भी आया था, भाषण देना मतलब रटी, है ना, रटे हुए चीजों को क्या करना, दूसरों के सामने परोसना, है ना। बच्चा अगर ऐसा करेगा या फिर वो पेज देखकर करेगा तो क्या उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे, नहीं होंगे। ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है ना, रॉन्ग है। तीसरा क्या है, प्रमेय सिद्ध करना। ठीक है, उसके पास क्या है, एक क्वेश्चन है, उसका क्या चाहिए, उसको आंसर, है ना, ना, मैथमेटिक्स का कोई कैलकुलेशन है उसको करना है, उसके पास एक क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, आंसर चाहिए। तो क्या वो सिर्फ एक ही तरीके से इस, है ना, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेगा क्या, नहीं, है ना, वो दूसरा तरीका भी अपनाएगा, तीसरा तरीका भी अपनाएगा, चौथा तरीका भी अपनाएगा। तो क्या यहाँ पर बच्चे के जो ब्रेन मसल है वो एक्टिव हैं, बिल्कुल हैं। क्यों, क्योंकि उसको क्या चाहिए, फॉर्मूला जो है वो सिद्ध करना है। और यहाँ तक जाने के लिए वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑप्शन, है ना, कोई ट्रिक, है ना, पर्टिकुलर कोई ट्रिक लेगा या फिर परंपरागत रूप से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे की जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रमेय सिद्ध करना ये जो है क्या है ना, एक सही ऑप्शन लग रहा है। इसके बाद क्या है, चित्र रंगना। चित्र रंगना मतलब, है ना, उसको कोई ऐसा बना दिया है कॉपी में और उसमें क्या है, कलर भरना है। तो क्या यहाँ पर बच्चे की जो ब्रेन मसल है वो एक्टिव है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, सिर्फ कलर करना है इसमें, है ना। यहाँ पर भी कोई एक्टिव जो है वो एक्टिवनेस उसके जो ब्रेन, है ना, ब्रेन में वो ऐसा नहीं है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है प्रमेय सिद्ध करना, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में इसको क्या दिया था, संश्लेषण, है ना, एक बार फिर आ गया, ऐसे शब्द जो है घुमा घुमा के दे रहे हैं। द लर्निंग मॉडल दैट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, है ना, जो सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है या क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, बैंकिंग मॉडल जो है वो सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक है, नहीं है ना। बैंकिंग मॉडल जो है क्रिएटिविटी नहीं बढ़ाता है। ठीक है, रचनावादी मॉडल नाम से ही सिद्ध है ना, कंस्ट्रक्टिव, है ना, और हमको क्या करना है, सृजन करना है, नया बनाना है ना। बच्चे को, बच्चे के दिमाग में जो है नई नई अवधारणाएं हैं, जो नए नए विचार हैं वो क्या होने चाहिए, उत्पन्न होने चाहिए। ठीक है, तो सृजनात्मकता का तो मतलब ही वही है, और यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टिव, है ना। तो ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा पॉजिटिव है। प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, प्रोग्रामिंग करना है, तो ये जो है वो उतना इफेक्टिव जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, और ये तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें जो सही आंसर ऑप्शन जो दिख रहा है वो ये है, क्या, द लर्निंग मॉडल दैट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता ही है बनाना, है ना, और बच्चे के मन में, उसके ब्रेन में नए नए विचारों को डालना, वही जो है वो कहलाता है क्या, कंस्ट्रक्शन, है ना, मतलब टीडीबी के जो लैंग्वेज में अगर उसको बोले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है ना, सोशल लर्निंग बिगिंस। ठीक है, सोशल लर्निंग बिगिंस, है ना, ये आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी। ठीक है, सामाजिक प्राणी है, जैसे ही वो समाज के संपर्क में आता है, समाज में रहकर क्या करता है, वो अपना विकास करता है। समाज में रहकर जब वो अपना विकास करता है ना, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही जो है ना, उसी को कहते हैं सीखना, वही जो क्या है, सीखना। तो सामाजिक अधिगम मतलब, है ना,
जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है उसका मतलब वही है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है ना। समाज में रहकर वो अपना विकास करता है और उसी के कारण उसके व्यवहार में क्या है, वांछित परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं सामाजिक अधिगम। ठीक है, तो ये किससे आरंभ होता है? सबसे पहले अलगाव, ये जो वर्ड है ये क्या है, टैग वर्ड है। ठीक है, आइसोलेशन, हमको किसी भी चीज़ को क्या है ना, सीडीपी में आइसोलेशन, डिफ्रेंसिएशन, क्लासिफिकेशन है ना, या फिर रोट लर्निंग है ना, ये जितने भी जो टर्म है वो क्या है, टैग वर्ड है ना। जो जहाँ भी ये दिखे उनको क्या करना है, सिरे से काट देना है। ठीक है, भीड़ से क्या बच्चा सामाजिक अधिगम सीखेगा? क्या भीड़ से उसका जो सामाजिक अधिगम है ना, वो आरंभ होगा? क्या नहीं। ठीक है, भीड़ में जाकर वो क्या सीखेगा? आप किसी बच्चे को भीड़ में आप भेज देते हो कहीं भी, वो कुछ सीख के आएगा क्या? नहीं। चलिए देखते हैं तीसरा जो ऑप्शन है, संपर्क से, है ना, इस पर बात करते हैं। संपर्क, बच्चा जब है ना सबसे पहले किसके मतलब जब वो आता है, जब जन्म लेता है तो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है? अपनी माँ के संपर्क में आता है, अपनी माँ के। अपनी माँ के बाद वो किसके संपर्क में आता है? अपने परिवार के। अपने परिवार के बाद वो किसके संपर्क में आता है? विद्यालय के। ठीक है, और विद्यालय में जाकर वो क्या करता है? अपना विकास करता है और उसके कारण उसके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर संपर्क हो रहा है क्या? नहीं, सॉरी, संपर्क हो रहा है क्या? सामाजिक अधिगम जो है यहाँ पर चालू हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे शुरू में संपर्क में किससे है? अपनी माँ से, है ना, अपने परिवार से। ठीक है, और उसके बाद फिर किस में आता है? अपने स्कूल में, स्कूल विद्यालय वातावरण में जब जाता है तो फिर उसके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो है वो एक सही ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद फिर देखते हैं क्या है चौथा ऑप्शन, दृश्य श्रव्य सामग्री से, है ना। यहाँ से वो जो है वो सीखेगा जरूर, जो ये है ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है वहाँ से वो सीखेगा जरूर, लेकिन ये जो सीखना है वो सोशल लर्निंग के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से वो सीखेगा जरूर, ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है वहाँ से वो सीखता जरूर है, लेकिन वो किसकी है ना, सोशल लर्निंग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हमारा ये भी जो ऑप्शन है वो क्या है? रॉन्ग है। सबसे जो सूटेबल जो ऑप्शन है वो ये है, क्या है? संपर्क से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। देखिए यहाँ पर एक थ्योरी आ गया, विकास की दिशा, है ना। The direction of physical and functional development of a child is from head to feet and from the outside of the body towards the center, from head to feet and from the center of the body towards the outside, from feet to head and from the outside of the body towards the center, from feet to head and from the center of the body towards the outside। ठीक है, मतलब सिर से पैर तथा शरीर से बाहर, शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या आया है क्वेश्चन, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास, विकास की दिशा। ठीक है, ये क्या है? एक अपना सिद्धांत है ना। कौन सा सिद्धांत है? विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना। इस पर बात करते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना। तो ये जो थ्योरी है वो क्या बोलता है कि है ना, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो दो टाइप से होता है। ठीक है, कैसे, है ना। सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको बोलते हैं सामीप्यता विकास क्रम। ठीक है, और इसको बोलते हैं मस्तको अधोमुखी, मस्तक अधोमुखी। ठीक है, विकास क्रम, विकास क्रम। ठीक है, जो सिफेलोकॉर्डल थ्योरी है ना, जो सिफेलोकॉर्डल है ना, मस्तक अधोमुखी जो विकास का क्रम है, जो ये जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि बच्चे का जो विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर। कैसा होता है? सिर से पैर की ओर।
सबसे पहले बच्चा जो है वो अपने सिर पर नियंत्रण लेना चालू करता है, उसके बाद फिर हाथों पर, और उसके बाद फिर पैर में नियंत्रण आता है लास्ट में। ठीक है, सेफेलोकॉडल जो थ्योरी है वो यही बोलती है कि बच्चे का विकास कैसा होता है, सिर से पैर की ओर। सबसे पहले जो बच्चा जो है वो अपने सिर में क्या करता है, सिर में कंट्रोल करता है ना, अपने हेड में कंट्रोल करता है, उसके बाद फिर अपने हाथों में कंट्रोल करता है, और उसके बाद फिर लास्ट में अपने पैरों में कंट्रोल करता है। ठीक है, जबकि प्रॉक्सिमोडिस्टल जो सामीप्यता विकास का क्रम है ये क्या बोलता है कि बच्चे का जो विकास है वो कैसा होता है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो थ्योरी है वो क्या बोलती है कि बच्चे का विकास कैसा होता है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसका जो विकास है सबसे पहले होता है, फिर उसकी भुजाओं का विकास होता है, और लास्ट में किसका होता है, उंगलियों का विकास होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनमें जो सूटेबल ऑप्शन कौन कौन से है। सिर से पैर तथा, सिर से पैर तो ठीक है, शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ये ऑप्शन सही है क्या, नहीं। कैसा होता है, शरीर से बाहर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। दूसरा क्या है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, सिर से पैर तो ठीक है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ये ऑप्शन क्या है, सही है। पैर से सिर, तो पैर से सिर तो होता ही नहीं है, और क्या है, पैर से सिर, ये भी होता ही नहीं है। ठीक है, क्या होता है, सेफेलोकॉडल सिर से पैर, और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, इसी को कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट। चलिए आगे है, हाँ ना, एक और क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड फॉर रीडिंग टू हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, में कौन कौन सा ऑप्शन है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो है वो श्रवण बाधित के लिए यूज होता है क्या, नहीं। ब्रेल लिपि जो है वो जिनको दिखाई नहीं देता है ना, उनके लिए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के थ्रू हम किसी श्रवण बाधित को सिखा सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं, है ना, ये उसके थ्रू ही अधिगम करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, यंत्र। अब यहाँ पर ये यंत्र तो दिया है, लेकिन यंत्र के सामने ना कुछ है ना उसके पीछे कुछ है, तो हम कैसे जानेंगे ये कौन सा यंत्र है। अगर इस यंत्र के सामने वो श्रवण शब्द मान लो जाए यूज करता, ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन भी आ जाता। ठीक है, लेकिन इस यंत्र के सामने क्या है, श्रवण नहीं है, वो कौन सा यंत्र है, कैसा यंत्र है, ये हमको पता चल रहा है क्या, नहीं। और ये सभी, ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, सांकेतिक भाषा। ठीक है, साइन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बालक का विकास परिणाम होता है ना, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, एनवायरमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या इकोनॉमिक फैक्टर ना, फैक्टर आर्थिक कारकों का। ठीक है, बालक का जो विकास है वो किसका परिणाम होता है, चलिए आप ही लोग बताइए इसका जो आंसर है। सबसे पहले एकदम कॉमन क्वेश्चन है जीडीपी के लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं इसका जो ऑप्शन है। सबसे पहले बालक का जो विकास होता है किसका किसका परिणाम होता है, वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है, ठीक है, ये उसका परिणाम होता है। किसी भी बालक का जो विकास होता है वो उसके वंशानुक्रम, उसकी हेरिडिटी, है ना, और उसकी जो एनवायरमेंट है ना, इन दोनों के बीच जब क्या होता है, इंटरेक्शन, है ना, तो किसी भी बालक का जो विकास है इन दोनों का परिणाम होता है। ठीक है, तो सिर्फ वंशानुक्रम नहीं, सिर्फ वातावरण नहीं, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया, अंतःक्रिया, है ना, दोनों के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन, ये उसका होता है। आर्थिक कारक जो है वो इफेक्ट, परिणाम है, ये सिर्फ इफेक्ट डालता है। ठीक है, हमारा सबसे जो सूटेबल ऑप्शन है क्या, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, चलिए परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक परीक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। परीक्षा के स्थान पर, ठीक है, परीक्षा जो है इसके स्थान पर, ठीक है, क्या बोल रहा है, परीक्षा के स्थान पर क्या कर रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक परीक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। क्यों क्यों उपयुक्त है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन इज मोर सुटेबल फॉर क्वालिटी बेस्ड एग्जामिनेशन इंस्टीड ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज, है ना,
क्यों सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों इफेक्टिव है ना, क्यों अधिक उपयुक्त है? क्या इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है ना? जो सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक वर्ड आया है सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है ना। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इसको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इसको बोलते हैं, है ना। इसमें बच्चे का जो मूल्यांकन है वो पूरा साल भर चलते रहता है, ठीक है, साल भर चलता है। और वो ना सिर्फ उसमें बच्चे की जो बौद्धिक जो क्रियाएं हैं, जो शैक्षिक क्रियाएं हैं, है ना, न सिर्फ उनका जो है मूल्यांकन किया जाता है, बल्कि जो सहशैक्षिक या फिर जो शिक्षा के अलावा जो दूसरी क्रियाएं हैं, जैसे खेल हो गया, है ना, जो दूसरे वातावरण हो गए, उनका भी जो है वो क्या किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और नाम से स्पष्ट है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो सतत चल रहा है, पूरे के पूरे साल भर चलता है, ठीक है, एक बार इसमें पेपर नहीं लिया जाता, पूरा का पूरा जो साल भर बच्चे की, है ना, बच्चा जो क्या सीख रहा है ना, उसके अंदर क्या कमी है ना, उसको कैसे रेमेडी देनी है, इन सब का जो है वो यहाँ पर बात किया जाता है ना, उन सबको जो है देखा जाता है, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यही है। इसमें मैंने अभी बताया कि इसमें क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब शैक्षिक क्षेत्रों का जो है मूल्यांकन किया जाता है, सही है। असंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है शिक्षा के, है ना, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, है ना, ससंज्ञानात्मक, है ना, इसका भी जो है मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है, ठीक है। मूल्यांकन जो है वो न सिर्फ जो है वो सिर्फ इसको उसके शिक्षकीय क्षेत्र का होता है, बल्कि गैर शिक्षकीय जो क्षेत्र है उसका भी होता है, ठीक है। तो ये भी सही है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या, उपरोक्त सभी, है ना, ये एकदम सूटेबल ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो सेशन है, आई होप आप लोगों को जो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही एक यूजफुल जो है सेशन आज का रहा है ना। आगे भी हमारा ये जो है सेशन कंटिन्यू चलेगा। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो अमीन पटवारी के लिए मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो हमारे इसी चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं, है ना, वो जो चल रही हैं अभिलाष सर के द्वारा, वो जो है चल रही है। और इसके अलावा जो है वो अभी कुछ दिनों में जो आरक्षक का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए जो करंट अफेयर्स की जो है वो डेली अभी हमारे चैनल पर आने वाली है, आप उसको भी जाकर अटेंड कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो आप लोगों को कैसा लगा, है ना, इसको लेकर आप बिल्कुल, अगर आज का जो सेशन आपको अच्छा लगा तो उसको आप जो है लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए उन लोगों को जो BEd DED के एस्पायरेंट्स हैं उनके, ताकि उनको थोड़ा सा इसका लाभ जो है मिल सके। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है ना, कोई चीज़ पूछना है, तो आप इसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और आगे के लिए, है ना, जो नेक्स्ट वीडियो उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है है ना, उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए, है ना, बने रहिए हमारे साथ, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।